हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज सेल बायोलॉजी के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी सेल ऑर्गेनेली जो कि है वैक्यूल। ठीक है, हम बात करेंगे वैक्यूल की। वैक्यूल क्या होता है? ठीक है, वैक्यूल एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्टोरिंग बॉडी है। ठीक है, स्टोरिंग बॉडी है। क्लियर है? स्टोर करने के काम आने वाला एक स्ट्रक्चर है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। क्लियर है? समझ लो, बहुत ही साइज में छोटी सी होती है, सिंपल सी होती है, अलग अलग मटेरियल को स्टोर करने के काम आने वाली सेल ऑर्गेनेली है। और तो और देखो, तुम लोग इसमें कह सकते हो एक कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट सी कि ये जो सेल ऑर्गेनेली है ना, ये अराइज भी होती है इसी स्पेशल मैनर से। जैसे अगर मैं कहूँ कि इसकी जो सिंगल मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? तो मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या नाम दिया जाएगा? वैक्यूल की मेम्ब्रेन को नाम दिया जाता है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट, और ये नाम तुम लोगों ने कई जगह सुना होगा, इंपॉर्टेंट भी है। टोनोप्लास्ट कहलाती है वैक्यूल की मेम्ब्रेन। क्लियर है? अब अगर बात करें एनिमल्स में, ठीक है, एनिमल से पहले हम प्लांट्स की बात करेंगे। ठीक है, इन प्लांट्स वैक्यूल इज जनरली लार्ज एंड सेंट्रल। सेंटर में प्रेजेंट होगा सेल के और साइज में लार्ज होगा। ठीक है, लार्ज साइज होगा। ठीक है, ऑक्यूपाई अप्रोक्स 90% वॉल्यूम ऑफ सेल के लगभग 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखता है। इतना बड़ा वैक्यूल होता है, इतना लार्ज वैक्यूल होता है, और सेंटर में प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के। ठीक है, जबकि एनिमल्स में क्या होता है? इन एनिमल्स में क्या होगा? एनिमल्स में जो वैक्यूल होगा, वैक्यूल इज जनरली स्मॉल, छोटा होता है, एंड पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, जनरली स्मॉल वैक्यूल होता है, पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है। जबकि प्लांट्स में सेंटर में प्रेजेंट होता है तो न्यूक्लियस पेरिफेरी पे खिसक जाता है। एनिमल्स में ये पेरिफेरी पे होता है तो न्यूक्लियस सेंटर में रहता है। क्लियर है? समझ गए? ये डिफरेंस है दोनों में, प्लांट्स और एनिमल सेल में वैक्यूल का डिफरेंस है। ये पॉइंट जहां तक मुझे पता है, तुम लोगों को भी मैं पहले बता चुका हूं इस चैप्टर की स्टार्टिंग में, जब एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंसेस चेक करे थे। याद होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, ये पॉइंट हम लोग दोबारा देख रहे हैं अभी। क्लियर है ना? समझ गए? अब वैक्यूल क्या स्टोरिंग बॉडी है, तो स्टोर क्या करते हैं? देखो, वैक्यूल्स जनरली स्टोर्स क्या कुछ स्टोर करके रखते हैं? वैक्यूल स्टोर करते हैं अगर मैं कहूं तो सैप यानी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, पिगमेंट स्टोर करके रखते हैं, यानी जो कलरिंग बॉडीज होती हैं, पिगमेंट। नेक्स्ट, ये स्टोर करके रखता है एक्सक्रीटरी मटेरियल। एक्सक्रीटरी मटेरियल, वाटर, H2O हो गया, एंड आयंस। ये चीजें जनरली एक वैक्यूल स्टोर करके रखता है। ये सारे मटेरियल एक वैक्यूल जनरली स्टोर करके रखता है अपने अंदर। ठीक है, तो ये भी पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो,
वैक्यूल की बात कर रहे हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होती है जो कि स्टोरिंग बॉडी की तरह काम करती है। 2 पॉइंट का एक ही पॉइंट बना लिया। इसकी मेम्ब्रेन को स्पेशल नाम दिया गया है जिसे कहा गया है टोनोप्लास्ट। ठीक है, टोनोप्लास्ट कहा जाता है। प्लांट सेल में ये जनरली लार्ज होता है, सेंट्रल होता है और लगभग 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखता है। एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता, एनिमल सेल का वैक्यूल स्मॉल होता है और पेरिफेरल होता है। ठीक है, अब देखो वैक्यूल जनरली सैप या पिगमेंट या फिर एक्सक्रीटरी मटेरियल या H2O या आयन स्टोर करके रखता है। सॉरी, जल्दी से वीडियो पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं वैक्यूल के बारे में। ठीक है, चलो ये बात हुई किसकी, वैक्यूल के कुछ पॉइंट्स के। बाकी बचे हुए पॉइंट डिस्कस करने हैं। वैक्यूल के पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, स्टोरिंग बॉडी के पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। देखो प्लांट्स में जो वैक्यूल होता है ना, प्लांट वैक्यूल, प्लांट वैक्यूल को का क्या कहा जाता है? प्लांट वैक्यूल के लिए टर्म यूज होती है, प्लांट वैक्यूल को कहा जाता है सेप वैक्यूल, क्योंकि ये जनरली सेप स्टोर करके रखता है। सेप वैक्यूल हो गया, क्लियर है। इसी तरह जो अमीबा है उसका वैक्यूल यानी अमीबोइड, अमीबोइड वैक्यूल क्या कहलाता है? अमीबोइड वैक्यूल कहलाता है, देखो अमीबोइड वैक्यूल को कहा जाता है, स्पेशल नाम है इसके लिए, एक टर्म यूज होती है कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा में किस काम आता है? अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल काम आता है एक्सक्रीशन में। ठीक है, एक्सक्रीशन में हेल्पफुल होता है अमीबा का कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। समझ रहे हो ना? ये स्पेशल टर्म्स हैं ऑर्गेनिज्म की वैक्यूल के लिए यूज होने वाली। जैसे प्लांट्स में जो वैक्यूल होता है वो सेप स्टोर करके रखता है, तो हम लोगों ने सेप वैक्यूल कह दिया। अमीबा का वैक्यूल है, अमीबा का वैक्यूल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस काम आता है? एक्सक्रीशन के काम आता है। इसी तरह और वैक्यूल्स जो हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट वैक्यूल है, अगर मैं कहूँ तो प्रोटिस्टेंस का। ठीक है, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टन वैक्यूल, प्रोटिस्टन वैक्यूल के लिए एक टर्म यूज होती है। प्रोटिस्टा में अगर मैं कहूँ किस किस को काउंट किया जाता है, तो प्रोटिस्टा जैसे जो अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस में से प्रोटिस्टेंस जो सेकंड किंगडम है, इसके जो वैक्यूल होते हैं उसे कहा जाता है फूड वैक्यूल। ये फूड स्टोर करने के काम आते हैं, फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल है। ठीक है, अब इसी तरह जो प्रोकार्योट्स हैं, प्रोकार्योट्स यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले प्रोकार्योट्स, जो प्रोकार्योट्स हैं उनके वैक्यूल को क्या कहा जाता है? उनके वैक्यूल के लिए स्पेशल टर्म यूज होती है, उससे कहा जाता है गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल। क्योंकि ये वैक्यूल जो है ना, ये वैक्यूल क्या स्टोर करके रखता है? स्टोर मेटाबॉलिक गैस। ठीक है, विच प्रोवाइड जो क्या प्रोवाइड करती है? बायोन्सी, विच प्रोवाइड बायोन्सी एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज से भी बचा करके रखती है और बायोन्सी प्रोवाइड करती है। बायोन्सी होती है पानी में ऊपर आने पे लगने वाला फोर्स, बायोन्सी फोर्स। ठीक है, वो बायोन्सी प्रोवाइड करता है कौन? गैस वैक्यूल, जो मेटाबॉलिक गैस स्टोर होती है इसके अंदर। क्लियर है?
अब यहाँ हम प्रोकैरियोट्स में किस किस को काउंट कर रहे हैं? प्रोकैरियोट्स में जनरली काउंट किया जाता है, जैसे जो तुम लोगों के लेवल के एग्जांपल है, नॉर्मली बीजीए हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल बैक्टीरिया, ठीक है, पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया, इस तरह के ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये रखते हैं गैस वैक्यूल। तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म के पर्टिकुलरली टर्म से यूज होने वाले वैक्यूल्स के बारे में। प्लांट के वैक्यूल को सैप वैक्यूल कहा जाता है, क्योंकि प्लांट में जो सॉल्यूशन बनता है उसे सैप कहते हैं। जाइलम सॉल्यूशन जाइलम सैप, फ्लोएम सॉल्यूशन फ्लोएम सैप। अब सैप को स्टोर करके रखने वाला वैक्यूल है तो सैप वैक्यूल होगा, ये चीज कंफर्म है। अब इसी तरह अमीबा के अंदर जो वैक्यूल होता है उसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, जो एक्सक्रीशन में काम आता है, समझ गए। इसी तरह प्रोटिस्टा के अंदर जो वैक्यूल है, प्रोटिस्टन वैक्यूल, प्रोटिस्टन वैक्यूल फूड स्टोर करके रखता है तो उसे कहते हैं फूड वैक्यूल। क्लियर हो गया। अब आगे इसी प्रकार जो प्रोकैरियोट्स यानी बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया, इनका जो वैक्यूल होता है ना उसको हम लोग स्पेशल टर्म देते हैं गैस वैक्यूल, क्योंकि उसके अंदर मेटाबॉलिक गैस स्टोर होती है जो इन ऑर्गेनिजम्स को बायोन से प्रोवाइड करती है, ये पानी की सरफेस पे रह पाते हैं, ठीक है, और यूवी रेज से बचाती भी है। क्लियर है, समझ गए। जल्दी से ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, फिर इससे आगे का पॉइंट डिस्कस करना हमें। क्लियर है ना, जल्दी वीडियो पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो, ठीक है। हो गया, हो गया क्या? हो गया, चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये बात यहाँ खत्म होती है, यहाँ अपना छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना चुना पुना वैक्यूल खत्म होता है, ठीक है। वैक्यूल की इतनी ही कैरेक्टरिस्टिक है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन पे वैक्यूल में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो याद रख लेना बस। चलो अब बचा हुआ पॉइंट डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा पॉइंट और बचा है, अब तक कितनी सेल ऑर्गेनेली डिस्कस कर चुके हैं हम लोग? अब तक जो सेल ऑर्गेनेली डिस्कस कर चुके हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। क्लियर है। तो देखो इन सबको कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, इन सबको कंबाइन करके हम लोग कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कैसे बनता है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, लाइसोसोम और लास्ट वैक्यूल। वैक्यूल, इन सबको मिलाकर के कहा जाता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इन सबको कंबाइन करके कहा जाता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। इन सबको कंबाइनली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है। कंबाइनली known as endomembrane सिस्टम। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो सेल ऑर्गेनेली है, बिकॉज these cell organelle organelles functions in a coordinated
कोऑर्डिनेटेड मैनर विद ईच अदर। ये सेल ऑर्गेनेली एक दूसरे के साथ एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में रह करके फंक्शन करती है। क्लियर है? इसलिए इन सबको कंबाइन करके हम लोग इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बता देते हैं। कैसे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी के साथ मिलकर लाइसोसोम बनाता है। इसी तरह वैक्यूल फॉर्मेशन होती है। ये सारे सिर्फ फॉर्मेशन के बेसिस पे नहीं, बायोजेनेसिस के बेसिस पे ही नहीं, फंक्शनिंग के बेस पे भी एक दूसरे के साथ अटैच हैं। जैसे ये जो चीजें बनाता है उसको केमिकली मॉडिफाई करके पैक ये करता है, ये पैक करता है, इसी से लाइसोसोम बनता है। ठीक है? लाइसोसोम में एंजाइम होंगे, एंजाइम्स प्रोटीन नेचर के होते हैं। प्रोटीन कौन बनाता है? सॉरी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी तरह वैक्यूल बनता है, स्टोरिंग बॉडी, इनको स्टोर करके रखने वाला मटेरियल। तो ये चारों जो सेल ऑर्गेनेली है ये आपस में कोऑर्डिनेटेड मैनर में बिहेव करती हैं, और कोऑर्डिनेटेड मैनर में बिहेव करती है इसीलिए इनको कंबाइनली हम लोग कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है? एक कोऑर्डिनेट मैनर में बिहेव करने के कारण ही इन्हें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है। ठीक है? इन चारों को ही, और सेल ऑर्गेनेली नहीं मिलाई जाती इसके अंदर, इन चारों को ही एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहा गया है। क्लियर है? ये चीज समझ आ गई ना? समझ आ गई? चलो अब और सेल ऑर्गेनेली कौन सी बच गई, यहां पॉइंट बना लेते हैं हम लोग। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, या फिर मैं कहूं प्लास्टिड, मोर करेक्ट क्या रहेगा? प्लास्टिड, ठीक है, एंड पेरोक्सिसोम्स are not included in endomembrane सिस्टम। इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया जाता। रीजन क्या है? रीजन है बिकॉज दे do not functions in a coordinated manner, do not function in a coordinated manner, क्योंकि ये सेल ऑर्गेनेली एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में फंक्शन नहीं करती, इसलिए इन्हें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में काउंट नहीं किया जाता। समझ गए ना? ये सबसे इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। अगर हम लोग समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें हम चारों की चारों सेल ऑर्गेनेली को डिस्कस कर लेते हैं। यानी देखो पहली बात स्टार्ट करते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ मटेरियल सिंथेसाइज करता है, उनको केमिकली मॉडिफाई करके पैक करने का काम गोल्जी बॉडी का है। अब गोल्जी बॉडी ही प्रोटीन जो होते हैं ना उनको मॉडिफाई करके लाइसोसोम के अंदर एंजाइम बनाती है। इस तरह लाइसोसोम मॉडिफाई होकर के इस तरह जो स्ट्रक्चर वो मॉडिफाई होकर के लाइसोसोम कहलाती है। ठीक है? हम लोगों ने कहा था ना प्राइमरी गोल्जी वैक्यूल को प्राइमरी लाइसोसोम भी कहा जाता है कुछ जगह। ठीक है? सॉरी, समझ गए? और इसी तरह वैक्यूल इनके साथ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली जो स्टोरिंग बॉडी की तरह काम करता है। तो ये चारों सेल ऑर्गेनेली आपस में एक वेल बिहेव्ड कोऑर्डिनेटेड मैनर में फंक्शन करती है, इसलिए इनको कंबाइन करके हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोल देते हैं। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और पेरोक्सिसोम जैसी जो बॉडीज हैं उनके अंदर ऐसा फंक्शन देखने को नहीं मिलता, वो आपस में किसी भी तरह की कोऑर्डिनेशन शो नहीं करते, कोई कोऑर्डिनेट मैनर नहीं है। कुछ फंक्शंस तो ऐसे हैं जिसके लिए वो किसी पे डिपेंड ही नहीं होते, खुद ब खुद ही परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है? जबकि सेल ऑर्गेनेली को फंक्शन के लिए सेल पे डिपेंड रहना पड़ता है। क्लियर है ना? तो इस वजह से उनको अलग रखा गया है। तो मेजर चार सेल ऑर्गेनेली जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाती है वो यहाँ इस पॉइंट तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं।
अब इससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जो अलग से सेल ऑर्गेनेली है, जिनको अलग से डिस्कस किया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड में हम लोग क्लोरोप्लास्ट को देखेंगे, पेरोक्सिसोम वगैरह। ठीक है, क्लियर है ना? तो इस लेक्चर में तो बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले। ओके, गुड बाय।